आपसे शेयर कर लिए थे, उसको ग्रुप वाइज याद कर लीजिए, ठीक है। और क्लियर, ओके। तो आगे देखिए, सबसे पहले देखें, अपन ने मेंडलीफ की बात की थी। मेंडलीफ के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है। हाँ, तो वो एक साइंटिस्ट आए मोजले, ठीक है। मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट, एक्सरेज एक्सपेरिमेंट। तो मोजले का जो एक्सरेज एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, इसको देखिएगा। होता क्या है, जितने भी हाई डेंस मेटल होते हैं, हाई डेंस मेटल पे, जैसे कोई मेटल है हाई डेंस मेटल, ठीक है। क्या हो रहा है, हाई डेंस मेटल पे अगर हम इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को करते हैं तो उससे एक्स रेज इमिट होती हैं, ठीक है। एक्स रेज इमिशन इज देयर। तो इन्होंने क्या किया था, कई इलेक्ट्रॉन का बम्बार्मेंट किया हाई स्पीड मेटल पे, और उन्होंने एक्स रेज जो इमिट हुई उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर किया, स्क्वायर रूट वैल्यू, और उन्होंने देखा जो उसकी इमिटेड फ्रिक्वेंसी वैल्यूज हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन ही मेरा गड़बड़ कर रहा है, इसको लिखने में दिक्कत आ रही है, इसमें चेंज करना। ये राइटिंग समझ में आ रही है इसमें, मोजले एक्सपेरिमेंट, राइटिंग दिख रही सबको? थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है, ओके। एक्स छोड़ रहा है, मोजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट में मोस्टली साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, कई हाई डेंस मेटल लिए। हाई डेंस मेटल जैसे अगर हम बोलते हैं क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, हाँ नोट्स मिलेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो ये हाई डेंस मेटल होगा। हाई डेंस मेटल पे अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन को इनकी बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक्स रेज इमिशन होता है, एक्स रे इमिट होती है। इस एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी को उन्होंने मेजर किया। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रिक्वेंसी थी इमिटेड एक्स रेज की उसको मेजर किया, और उन्होंने पाया कि जो स्क्वायर रूट वैल्यू है इमिटेड और एक्स रेज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। तो मीन्स उन्होंने क्या बोला, जो जेड एटॉमिक नंबर होता है माइनस बी, ऐसे बोला उन्होंने, बी इज अ कांस्टेंट। अब उन्होंने जब इसको रिप्लेस किया तो म्यू इक्वल टू साइन से रिप्लेस किया, तो ए यहाँ दूसरा कांस्टेंट है, जेड माइनस बी। एक्चुअल में ये जेड इफेक्टिव है कुछ पार्ट से, तो उसको एग्जैक्ट उसको लिया गया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या लिख देंगे, म्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, राइट। अगर इसको हम, ठीक है, तो ये आपका क्या है, जेड इफेक्टिव है। एक्चुअल में ये जेड भी नहीं है, जिसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, आगे पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में। तो उन्होंने जो फ्रिक्वेंसी थी इमिटेड एक्स रेज की, उसको कम उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ
frequency of emitted X rays is directly proportional to Z of metal. Z means atomic number of metal. फिर उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस किया. यहाँ पे ए दूसरा कांस्टेंट आया जिसको हमने केवल इस फॉर्म में लिया, कंपेयर विद y इक्वल टू mx प्लस c. इसको अगर कंपेयर करें, कंपेयर विद mx प्लस c, तो c क्या हुआ? इंटरसेप्ट. m क्या हुआ? स्लोप हुआ. राइट. तो अगर इसमें फिर उन्होंने तो देयर इज अ ग्राफ, उन्होंने एक प्लॉट किया ग्राफ किसके बीच में? एटॉमिक नंबर और इसके बीच में. तो यहाँ पे क्या था? जेड था एटॉमिक नंबर और इस डायरेक्शन में क्या था? म्यू फ्रीक्वेंसी. तो उन्होंने देखा कि जो ये स्लोप आएगा ये इंटरसेप्ट होगा माइनस ए बी, इट इज अ माइनस ए बी इंटरसेप्ट, और यहाँ पे थीटा स्लोप आएगा. राइट. तो ये उन्होंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे जो मेटल है, हाई डेंस मेटल, इन पे अगर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे तो जो इमिटेड एक्स रेज होंगी इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डायरेक्टली क्लोज. ठीक है. राइट. तो टेन थीटा बोल देते हैं. राइट. इसको थीटा नहीं, दैट इज टेन थीटा. तो यहाँ पे इसको थीटा इज अ स्लोप, इसको इट इज अ स्लोप. ठीक है. तो अब उन्होंने जो इस केस में बोला, राइट, तो ए जो भी है वो स्लोप है जिसको हम क्या कह सकते हैं? दैट इज tan थीटा. राइट. ये कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट है. अब उन्होंने देखा कि इसके रेस्पेक्ट में कि जो इमिटेड एक्स रेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल. तो उन्होंने सजेस्ट किया जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट में एटॉमिक मास जो लिया जा रहा है वो सही नहीं है. उन्होंने सजेस्ट किया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक सजेशन भी दिया जो क्लासिफिकेशन में आप एटॉमिक मास को प्रेफरेंस दे रहे हैं, देयर शुड बी एटॉमिक नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे ए एंड बी जो है ये कांस्टेंट्स हैं, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स. तो ये अगर हम इसको देखें, वेयर ए एंड बी कांस्टेंट्स हैं, आर कांस्टेंट्स. राइट. ए बी आर कांस्टेंट्स. तो राइट. तो ये ए एंड बी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट्स की वैल्यू है. जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस करते हैं, दे आर कांस्टेंट्स. तो ए बी जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है. एक्चुअल में क्या होता है, जो हम यहाँ पे जेड होता है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे कुछ कम फील करेगा. अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ यहाँ पे इनर शेल आते हैं, तो जेड जो भी होगा और उससे कुछ वैल्यू आपकी क्या कम हो जाएगी. तो अगर हमने कहा यहाँ पे प्रोटॉन 14 है तो जेड की वैल्यू 14 नहीं होगी, 14 से कुछ कम होगी, लेस देन 14 होगी. इसी को जेड इफेक्टिव बोलते हैं. तो जेड इफेक्टिव क्या होगा कि कुछ पार्ट आपका नलीफाई हो जाएगा विद द दैट इज इनर इलेक्ट्रॉन्स. ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर इलेक्ट्रॉन से कुछ नलीफाई होगा. अगर हमने कहा 14 यूनिट है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? लेस देन 14. तो हम कहते हैं जो जेड इफेक्टिव होगा उसी को बोला गया है, दैट इट वुड बी जेड जो एक्चुअल होगा उससे कुछ माइनस बी पार्ट हट जाएगा, इसको लेस देन 14 बोला मैंने. तो इसी को जेड इफेक्टिव बोला गया. मतलब जो एक्चुअल चार्ज होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उससे कुछ कम फील करेगा. तो एक्चुअल चार्ज जो आएगा वो एक्चुअल जो आपका 14 यूनिट का, सपोज 14 प्रोटॉन है तो 14 यूनिट से वो कुछ कम फील करेगा. इसका कहने का मतलब ये है. राइट. तो यहाँ पे जैसे हमने न्यूक्लियस पे बोल दिया कि यहाँ पे जो चार्ज है न्यूक्लियस का, तो ये उससे कुछ ज्यादा जो है, राइट. तो ये यहाँ पे उससे कुछ, ये उससे कुछ कम फील करेगा. क्यों कम फील करेगा? क्योंकि वहां पे कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन के उसको नलीफाई करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हो गए इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज हो गया. तो इसी को जेड इफेक्टिव यहाँ पे बोला गया. तो यहाँ पे मोजले एक्सपेरिमेंट ये कहता है, इसको जब देखिएगा तो मोजले एक्सपेरिमेंट कहता है जो इमिटेड फ्रीक्वेंसी जो उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू है ऑफ इमिटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस
बी जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। अब इसको इक्वलिटी साइन से अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ ए आएगा जेड माइनस बी, राइट। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग ये थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल आपको यहाँ पे ए बी आया कैसे कांस्टेंट उसको बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या आएगा, ये ए बी। तो इसको अगर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में लिखा है। तो कंपेयर विथ ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ उन्होंने नाम दे दिया। अब इसको अगर कंपेयर करते हैं विथ y इक्वल टू mx प्लस सी, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि एक्सिस यहाँ पे जो होगी वो y एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस कौन सी होगी, म्यू रूट। x एक्सिस कौन सी होगी, z। अब इसमें जो इंटरसेप्ट आएगा वो दैट वुड बी लाइक दिस, ये इंटरसेप्ट आएगा, इसको नीचे में लिखा दिया। तो ये माइनस ए बी, ये वैल्यू आ गई, दैट इज अ स्लोप, ठीक है। तो ये आपका इससे ये इंटरसेप्ट होगा। जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, नॉट एटॉमिक मास, ये जो आएगा। तो वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, जेड एटॉमिक नंबर, ठीक है। म्यू फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज, क्लियर। एक्सरे, जो भी एक्सरेज थी, ठीक है। तो अब इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला मोजले ने कि जो हम अभी एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट नहीं है, जिसको हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को समझ रहे थे। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया उन्होंने कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, वो जो है एटॉमिक नंबर होने चाहिए रादर देन एटॉमिक मास, क्लियर। क्लियर, बात समझ आई। तो अब उन्होंने कहा, जो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एटॉमिक नंबर जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ना कि एटॉमिक मास। फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन में भी सजेस्ट किया कि ये बात क्लियर हो गई, जब फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है तो उन्होंने बताया बाय हिज एक्सपेरिमेंट he concluded that atomic number is a fundamental property, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बताया, एटॉमिक by his experiment by his experiment he concluded that atomic number, that is Z, is fundamental property of element rather atomic mass। और उन्होंने सजेस्ट किया, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर शुड बी द बेसिस, एंड he suggested
in classification of element, atomic number should be the basis, rather atomic mass should be the basis, rather atomic mass. तो जब उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर का बेसिस होना चाहिए, तो फिर नील्स बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके सजेशन को कंसिडर किया और उन्होंने क्या किया कि एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रोड्यूस किया, जहां पे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में जहां पे एटॉमिक मास की बात की थी, उन्होंने क्या किया, वहां पे एटॉमिक नंबर रख दिया और उससे जो मॉडिफाइड जो लॉ हुआ उसी को हमने क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोला। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जहां पे मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल एंड केमिकल physical and chemical properties of element or periodic function of their atomic number। तो इसी को क्या बोला गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो जहां पे उन्होंने बताया था कि जो इस बात को उन्होंने बताया कि जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यही डिफरेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो आया, that is physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर, तो जहां पे एटॉमिक मास था उसको वहां पे एटॉमिक नंबर कर दिया गया और फिर वहां पे अब क्या किया गया, देन नोन एलिमेंट्स को फिर अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और वहां पे देखा गया कि जो एटॉमिक ऑर्डर मास का जो ऑर्डर था और एटॉमिक नंबर का जो ऑर्डर था वो लगभग आपके क्या हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, लगभग वो ऑर्डर वही रहा। थोड़ा बहुत दो जो एनोमली थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, वो ऑटोमेटिक हट गई। जैसे मैंने निकेल एंड कोबाल्ट की बात की थी, एटॉमिक मास के ऑर्डर पे वो एनोमली थी, लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बात हुई तो वो एनोमली हट गई। जैसे मैंने टेलुरियम और आयोडीन की बात की थी, एटॉमिक मास पे वो एनोमली थी, लेकिन उसके बाद जो एटॉमिक नंबर की बात हुई तो वो ऑर्डर सही हो गया। तो अब वहां पे क्या हुआ कि जब अरेंज को एलिमेंट्स जो भी उस समय नोन थे फिर से उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, और उससे जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई उसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया, या इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी ग्रुप, इसमें ग्रुप्स कितने होंगे, 18, और पीरियड वही थे, दैट इज 7। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था 8 ग्रुप्स थे, बाद में एक ग्रुप ऐड हुआ जिसको नोबल गैस का ग्रुप बोला गया, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब इसको जब उन्होंने किया तो अब उन्होंने क्या किया, इस फॉर्म में ये अलग अलग ग्रुप फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखिए इसको अगर हम देखें ये, तो इसमें आप पे क्या थे, यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आ गया जिसमें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, जिसमें 2 ग्रुप, ठीक है, ऐसे ये आप पे फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, इसमें 10 ग्रुप थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें और ये बात, ये टोटल आ गया। अगर हम इसको देखें तो इसको हमने 1 और 2 इसी में कर दिया। ये ग्रुप जो आएंगे, ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो ग्रुप आएगा दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, तो ये एक और कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पी ब्लॉक कर देंगे, राइट। फिर यहाँ पे 6 थे, 1 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका, ठीक है। एक यहाँ पे ये सेकंड पीरियड था और एक ये फर्स्ट पीरियड इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीरियड होगा। फर्स्ट पीरियड में पहला हाइड्रोजन था, दूसरा हीलियम था। हीलियम उस समय डिस्कवर हो चुका था, राइट, मैंने बताया नोबल गैस के बाद डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी वो हीलियम को दे दी गई। हीलियम वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे इसको हम नोबल गैस बोलते हैं। तो इस केस में ये जो है यहाँ पे जो आएगा, ये नंबरिंग अगर हम यहाँ पे कर दें तो 1 2 3 4 5, इसमें इसके नंबर आ जाएगा, सॉरी, 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये 18 ग्रुप ये था। तो ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकेंड पीरियड, फिर ये थर्ड पीरियड, फिर ये फोर्थ पीरियड, फिर ये फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड, ये आ गए। ये फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड सेवन्थ पीरियड। इसके नीचे आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए 14 एलिमेंट से रिलेटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये आ गया। अब देखिए पहला जो एलिमेंट था वो आपका कौन सा था, दैट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। दूसरा मैंने बताया हीलियम, फिर आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आपका 13 ग्रुप, 14 15 16 17 18, ये हो गए, ये आप पे ग्रुप हो गए। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को मैंने बताया था ग्रुप बोलते हैं ये। ठीक है, अब ये बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नियोन फिर 11 एटॉमिक नंबर, सोडियम, देन मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे ये चीज हट गई 13 ग्रुप में, ये चीज यहाँ पे हट जाएगी। ठीक है, 14 ग्रुप से ये शुरू होगा, तो यहाँ पे इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक इसमें छूटेगा, एक हटा देते हैं, 10 ही आएंगे इसके बीच में, एक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8, इसको ऐसे कर सकते हैं
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। सल्फर के बाद फिर यहाँ पे सल्फर के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, सल्फर के बाद यहाँ पे क्लोरीन, देन आर्गन। आर्गन के बाद जो आएगा, आर्गन जो एटॉमिक नंबर होगा, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन 18 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, है ना। तो ये आपका क्रोमियम, Mn, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। ये आपका जिंक आएगा। जिंक के बाद फिर ये गैलियम, जिसको इका एल्युमिनियम बोला गया था। इका मीन सिमिलरिटी विद मेंडलीव के टाइम पे ये इका एल्युमिनियम था, बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम, इसको नाम दिया गया। ऐसे इका सिलिकॉन को जर्मेनियम बोला गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन क्रिप्टन 36। क्रिप्टन के बाद पोटेशियम, रुबिडियम आ जाएगा, कैल्शियम, बेरिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर यहाँ पे यट्रियम, तो ये आपका आ जाएगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, वेनेडियम, नाइबियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, Mn, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रूथेनियम, रोडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम, निकल, पैलेडियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। थोड़ा आप ग्रुप वाइज याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, देन आपका क्रिप्टन, Xc54। अब ये जेनॉन के बाद आपका क्या होगा, सीजियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ पे लेंथनम आ जाएगा, और यहाँ पे टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम। इनके बीच में एक सीरीज होगी जिसको हमने क्या बोला, लेंथेनाइट सीरीज, ये वाली। ये एटॉमिक नंबर मैंने बताया था 57, ये 58 से 71 ये आएगी, और ये 71 से फिर ये 72 ये आएगा। इसका एटॉमिक नंबर जो आएगा वो 72 इसके बीच में। तो 57 टू 71 ये F ब्लॉक एलिमेंट। फिर उसके बाद वेनेडियम, नियोबियम, वेनेडियम, नियोबियम, देन क्या आएगा, पेंटनम, Ta, जर्कोनियम, हॉफनियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, Mn, टेक्नीशियम एंड रेहनियम, आयरन, रूथेनियम एंड ऑस्मियम, ये कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, या टैलियम, थैलियम, टिन, लेड, फिर देन एंटीमनी, बिस्मथ, देन टेक्नीशियम, सॉरी पोलोनियम, PO, देन एसिटिन, with xenon, krypton, Kr, krypton एंड xenon एंड रेडॉन। उसके बाद आपका फ्रांसियम आएगा यहाँ पे, देन रेडियम, और फिर यहाँ पे एक्टिनियम आया, Ac, और इसके बीच में 104 रदरफोर्डियम। इसके बीच में दूसरी सीरीज आई जिसको एक्टिनाइट सीरीज, ये लेंथेनाइट सीरीज, ये एक्टिनाइट सीरीज। एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ पे गया, 103, 104 ये आया रदरफोर्डियम जिसको बोलते हैं, 105, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, इनके अलग अलग नाम है। यहाँ पे एक आईपीएससी नेमिंग भी इनका देते हैं। आईपीएससी नेमिंग 3 डिजिट में होगा, जब एटॉमिक नंबर 3 डिजिट का होगा तो वहां पे डिजिट वाइज नेम कर देते हैं। तो आईपीएससी नेमिंग ऑफ एटॉमिक एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इन 3 डिजिट। तो इसकी अगर बात करते हैं IUPAC naming of complex right, तो यहाँ पे IUPAC naming of element having atomic number in 3 digit, having their atomic number तभी लगेगा जब 3 डिजिट में होगा, having their atomic number in 3 digit, in 3 digit। थ्री डिजिट में डिजिट वाइज यहाँ पे नेमिंग करेंगे। अगर वो 0 है तो उसके लिए नील लिखते हैं, 1 डिजिट है तो उसके लिए अन, 2 है तो उसके लिए बाई, 3 है तो उसके लिए ट्राई, 4 डिजिट है तो उसके लिए टेट्टा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे तो स्मॉल सिंबल यूज करेंगे। अन के लिए स्मॉल यू, ये आपका बी, ये आपका ट्राई का टी। तो इसके लिए क्वाड्रा यूज करते हैं, क्वाड होता ना, क्योंकि टी कॉमन हो जाएगा इसलिए क्वाड। 5 के लिए पेंट, राइट, 6, 7, 8, 9 डिजिट यही होंगे। इसके लिए हेक्स, अब यहाँ हैव टू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसका सिंबल देंगे तो पी आएगा, इसका एच आएगा, सिंबल यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे सेप्ट लेते हैं, रादर हेप्ट। अगर हेप्ट लेंगे तो कॉमन हो जाएगा एच एच, तो इसलिए कॉमन ना हो इसलिए सेप्ट। देन ऑक्ट का ओ, और ये नैनो नहीं लेंगे, 9 के लिए नैनो, लेकिन एन ऑलरेडी यूज हो चुका है 0 के लिए, इसलिए इसका इन लेते हैं, ENN स्मॉल ई। ठीक है, तो इस तरह हम जो है नेमिंग कर देते हैं। जैसे 100 के लिए हमें नेमिंग करनी है, तो 100 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसकी नेमिंग करेंगे आईपीसी नेमिंग। तो क्या होगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और फिर 0 है तो फिर नील लगाएंगे। 1 किसके लिए अन, ये वाला 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, ये नील, और फिर 0 आया, फिर ये नील आएगा, और लास्ट में IUM ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अननील नीलियम। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे IUM suffix is added to name of unit place digit। किसके नेम में जो है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी, added to the name of unit place digit। ठीक है, तो इस तरह इसकी नेमिंग करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे अगर देखें, जैसे 105, 112, 120, 150, 165। अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन आप आईपीसी नेमिंग किसी का ले सकते हैं। 325, 525, 620, इनका आईपीसी नेमिंग लिखेंगे। तो क्या आएगा, इसका आईपीसी नेमिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 5 के लिए पेंट, ये आया, प्लस IUM और ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, अननील पेंटियम। इसका अगर आईपीसी नेमिंग, इसका एब्रिविएशन लिखेंगे तो क्या आएगा, एब्रिविएशन इसका बताइए, दैट इज UNP, अननील पेंटियम। इसका अगर हम देखेंगे, 1 के लिए अन, फिर अन, फिर बाई, IUM और ऐड कर देंगे,
तो आई आई 2 बार नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। तो बाई में फिर आई एम आ रहा है, तो आई क्या करेंगे, केवल यू एम ऐड करेंगे, अनिल बाई एम, इसको लिखेंगे तो अन अन बी, इसकी करेंगे तो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 0 के लिए नील, और फिर आई एम ऐड करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट पे। तो ये आपका अनिल नीलियम, यू बी एन एन, यू बी एन एन, ये आएगा, राइट। ये यू, ये बी और नीलियम का एन। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए अन पेंट प्लस 0 के लिए नील, आईओ में और ऐड कर देंगे, तो इसका सिंबल क्या हुआ, यू पी एन, यू पी एन। इसके नेमिंग करेंगे अन फॉर 1, 6 के लिए हेक्स या सेप्ट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट बताया था, पेंट आएगा, आईयू हम और ऐड कर देंगे, तो इसमें नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, यू एच, ये यू जो है स्मॉल ही होगा सारे, ये यू एच एंड पी, इस तरह नेमिंग करेंगे। बात समझ आई। तो अगर हम यहाँ पे इसमें जो कंपाउंड गिवन है इनकी अगर नेमिंग करें यहाँ पे, तो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए जब बताइए, अन यू नील पेंटियम, अन नील हेक्सियम, अन नील सेप्टियम, ऐसा आएगा, अन नील ऑक्टियम। ऐसे यहाँ पे करें तो अन अन बाइयम, अन अन ट्राइयम, अन अन क्वाड्रियम, अन अन पेंटियम, अन अन हेक्सियम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी, इसको ब्लॉक में भी डिवाइड किया गया, और ब्लॉक में जब इसको डिवाइड किया गया तो यहाँ पे देखेंगे इसको, ये एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये जो होते इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, और ये जो थे इनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये एक्चुअल में इनकी कंडीशन क्या है, ये थर्ड ग्रुप में ही है, लेकिन अगर हम इसको बीच में, ऊपर बीच में थर्ड ग्रुप में रखेंगे यहाँ पे, तो और बड़ी ये एक्सपेंशन, बहुत ही अनडू एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। तो अनडू एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को नीचे रख दिया गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट ये आएंगे। इनको ब्लॉक कैसे बोला गया इसको समझेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल, एस सबशेल में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, डी सबशेल में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, पी सबशेल में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, और डी एफ सबशेल में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन ध्यान रखेंगे जब एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसमें एस सबशेल जो होगा वो वैलेंस शेल का होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी पी सबशेल वैलेंस शेल का होगा, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में डी सबशेल वैलेंस शेल का नहीं होगा, सेकंड फ्रॉम लास्ट पेंटीमेट शेल का होगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ सबशेल लास्ट सेल का नहीं होगा, सेकंड लास्ट का नहीं होगा, थर्ड फ्रॉम लास्ट, जिसको बोलते हैं एंटी पेलेंटीमेट शेल। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू एस सबशेल ऑफ वैलेंस शेल, एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच पी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू पी सबशेल ऑफ वैलेंस शेल, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इनटू डी सबशेल ऑफ second last cell, that is penultimate shell, and F block elements are those elements in which last electron enters to F subshell of anti-penultimate shell, that is third from last। इसी से इनके जनरल फॉर्मूले निकलते हैं, जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला आपको निकाल के बताया भी था सबका। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट क्या आएगा, एन एस 1 और 2। ठीक है, 1 होगा या 2 होगा, तो क्योंकि एस सबशेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। ऐसे जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट,
NS तो रहेगा, P में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और P में 1 to 6 कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जनरल फॉर्मूला ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट, इसमें NS तो रहेगा, पहले मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डी में NS ये रहेगा। अब इसमें N-1 D, ठीक है, 1 to 10, लेकिन अब इसमें फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा। SNP में फुलफिल्ड हाफ रूल नहीं लगेगा, इसमें जब लगेगा फुलफिल्ड हाफ रूल तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 1 होगा जब वहां पे फुलफिल्ड हाफ लगेगा, अदरवाइज 2 होगा, इसका नियरेस्ट यही होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जब D में फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो S, ये नीचे वाले D सबशेल में S से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आएगा, जो 1 होगा या 2 होगा। 1 तभी होगा जब वहां फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा, अदरवाइज 2 ही रहेगा, 1 और 2। जब ऐसे जनरल फॉर्मूला F ब्लॉक एलिमेंट के लिए लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, उसके लिए थर्ड फ्रॉम लास्ट, तो F आपका क्या होगा 1 to 14, लेकिन बताया था F से डालने से पहले एक इलेक्ट्रॉन आपका D ऊपर वाले D में होगा, वो 1 होगा, D1, राइट, और फिर NS2 आएगा। तो ये तो काउंटर रहेगा, यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। 0 और 1 क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा वहां पे फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा तो 0 हो जाएगा या फिर 1 रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ऑलमोस्ट डीजनरेट होते हैं, ऑलमोस्ट डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन तो अब जब 1 होता है तो 1 को अगर हम इधर डाल देते हैं तो हमारा वहां पे N+L का एक्सेप्शन हट जाता है। तो एनसीईआरटी में हर केस में D1 को कहाँ पे डाल दिया गया, F में, लेकिन आप देखिए वो F ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन ये जब वहां पे लैंथम और एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तब ये 1 को आपको लेना पड़ेगा। तो वहां पे जो प्राइमरी जो आपका देखेंगे, जो प्राइमरी तो वहां पे 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं, ठीक है, एक रटने वाला, दूसरा समझने वाला, ठीक है। तो जो रटने वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो सेकेंडरी है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, और समझने वाला वो ये तब समझ पाओगे जब आप डी का बेसिस समझ पाओगे। जिसको नहीं मालूम है फिर वो रटेगा, वो इलेक्ट्रॉन आपको डी में नहीं डालेगा, वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एफ में डालेगा। तो एनसीईआरटी में वो डी का इलेक्ट्रॉन तभी दिखाया गया है जब वहां पे लेंथरम और इलेक्ट्रिनियम की बात हुई है। बाकी में डी का इलेक्ट्रॉन हटा के उन्होंने कहाँ कर दिया है, एफ में डाल दिया है। तो डी के इलेक्ट्रॉन को दिखाया नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में उस चीज को वो अवॉइड कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, राइट। तो इसीलिए उन्होंने हर जगह एफ की बात की है, मतलब इलेक्ट्रॉन डी का एफ में डाल दिया, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डीजनरेट है। तो इलेक्ट्रॉन आपका डी का एफ में भी डाल सकते हैं और एफ का डी में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 या 1 ही होगा। तो 0 होगा तब तो फुलफिल्ड हाफ रूल लगेगा, और 1 होगा तो 1 यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, या आप इलेक्ट्रॉन एफ में डाल दीजिए। एनसीईआरटी में डी के इलेक्ट्रॉन को एफ में दिखाया गया है क्योंकि वो N+L रूल के एक्सेप्शन को वहां पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने इस तरह कर दिया है। लेकिन आप ध्यान रखिए प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं बता रहा हूँ वो वही है। अब वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन उसी से डिराइव्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डी इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एफ में डाल दिया है। अब डी का इलेक्ट्रॉन जब एफ में डाल देंगे एक, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का जो केस है वो आपको जो है कहीं भी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन फिर जब लैंथरम एक्टिनियम की बात आएगी तो फिर आपको ये डी का एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, या आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तब ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे D1 क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो N-1 D का मतलब क्या है कि F में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले उसके आगे वाले D में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर F में 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन किसी भी एलिमेंट के नाम निकालने, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इनप्रेडिक्टेबल, इनप्रेडिक्टेबल तो कैसे करते हैं, तो ये डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग it is find out by determining its group number
पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर एज फॉलोज। ठीक है, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एन की। पीरियड नंबर हमें पहले ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, तो जो पीरियड नंबर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज इक्वल टू ग्रुप पीरियड नंबर। ये पीरियड नंबर हो जाएगा। ग्रुप नंबर की जब बात करेंगे तो ग्रुप नंबर में पहले हमें ब्लॉक निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक ग्रुप नंबर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक पहले हम ब्लॉक दिखाएंगे ऑफ एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ग्रुप नंबर इज डिसाइडेड एज फॉलोज, इज डिटरमाइंड। ठीक है, तो पहले हमें ब्लॉक देखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे ग्रुप नंबर डिसाइड कर देते हैं। अब जब ग्रुप नंबर देखेंगे तो ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इसको पहले बाद में कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का नंबर जो आएगा, एनएस इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे वही ग्रुप नंबर होगा किसका? एस ब्लॉक एलिमेंट का। ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें एन पी इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में जाएगा, और पी सबशेल किसका होगा? वैलेंस शेल का। तो इसमें एस सबशेल में जाएगा, वो वैलेंस शेल का एनएस, इसमें एन पी इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, ये ग्रुप नंबर आ जाएगा। ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा? एनएस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, लेकिन उससे पहले n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा। तो एनएस इलेक्ट्रॉन और उसके पहले वाले में जो पहले सेल के डी इलेक्ट्रॉन्स, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ग्रुप नंबर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा उसका ऑलवेज थर्ड होगा। ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज थर्ड ग्रुप, ऑलवेज थर्ड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो आप देखेंगे, इसमें ये ध्यान रखेंगे। इसी का अगर एग्जांपल लें कुछ, जैसे हमने एटॉमिक नंबर कोई भी एलिमेंट अगर हमने ले लिया, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर हमने आपको दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? यहाँ गया, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। तो ब्लॉक क्या हुआ? एस ब्लॉक, राइट, एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। फिर तो इसमें पीरियड नंबर क्या आया? थर्ड। ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के क्या हुआ? एनएस इलेक्ट्रॉन, एनएस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, ये आ गया, तो फर्स्ट ग्रुप में आएगा। ऐसे ही अगर हम थोड़ी देर के लिए और भी एलिमेंट की बात करें, जैसे यहीं पे पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, शॉर्ट में अगर लिखें तो आर्गन 18 4s1, ये आएगा। फोर्थ सेल का सबशेल लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ब्लॉक क्या हुआ? एस ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा हुआ? एस। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन कितना हुआ? 4 आ रही है। ग्रुप नंबर अगर बात करें
NS इलेक्ट्रॉन, NS इलेक्ट्रॉन्स, सारे S के इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, NS मतलब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो आपका ये आएगा। कुछ और अगर हम यहीं पे एग्जांपल की बात करें थोड़ी देर के लिए, यहीं पे F फ्लोरीन क्या होता है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें 1s2 2s2 2p5। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, p सबशेल में, तो ब्लॉक क्या हुआ p, ग्रुप नंबर सॉरी पहले पीरियड नंबर, ब्लॉक तो p हो गया, पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट इज 2, सेकेंड पीरियड हो गया, ग्रुप नंबर में np इलेक्ट्रॉन्स, np इलेक्ट्रॉन्स यही तो है np मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 12, तो np इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 5 12, ग्रुप नंबर क्या आया 17, और हाइड्रोजन का 17 ग्रुप होता है राइट, तो ये 17 ग्रुप आ गया। और भी अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है ओके, तो यहीं पे और भी अगर हम देखें तो अब यहीं पे जैसे, और अगर हम देखें यहीं पे कॉपर, कॉपर का ले लेते हैं, लिथियम और कोई भी ले लो, सो कार्बन ले लो, फास्फोरस ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 15 हुआ, तो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो नियॉन 10, या रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए नियॉन 10 क्या हुआ 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया p सबशेल में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया p, पीरियड कौन सा हो गया 3, ग्रुप कौन सा हो गया p ब्लॉक के लिए, ग्रुप नंबर p ब्लॉक एलिमेंट के लिए np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, तो np इलेक्ट्रॉन्स 5 नहीं सॉरी 3 आएगा, ओके यहाँ पे 3 आएगा, मैंने 17 का लिख दिया, ये जो है राइट, तो इसको जरा देखेंगे तो 3p3, तो np इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 3 प्लस 12, ग्रुप नंबर 15, फास्फोरस का ग्रुप नंबर 15 आता है। ऐसे ही कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर कार्बन क्या होगा 6, 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया p सबशेल में, तो ब्लॉक क्या हुआ p, पीरियड नंबर सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, ग्रुप नंबर p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12, np इलेक्ट्रॉन्स 2 प्लस 12 क्या हुआ ग्रुप नंबर 14, बोलिए। ऐसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर हम और बात करें, ठीक है ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एक हम अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन रखें आर्गन 18 4s2 3d9, यहाँ पे फुलफिल डू लगेगा, फुलफिल डू लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया 10 हो गया, और यहाँ 1 हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया n+s में नहीं इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया अकॉर्डिंग टू n+4s पहले जाता है 3d में, बाद में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ब्लॉक क्या हुआ इसका d, लास्ट इलेक्ट्रॉन d सबशेल में गया, लेकिन d सबशेल किसका है वैलेंस शेल का नहीं है, सेकंड फ्रॉम लास्ट, वैलेंस शेल फोर्थ हुआ, तो सेकंड फ्रॉम लास्ट मतलब थर्ड शेल के डी सबशेल में, पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n वो 4 आएगी, 4 पीरियड, ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या बताया है ns इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला बताया n n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का समेशन कर दीजिए,
तो ns इलेक्ट्रॉन n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ns इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 10, तो ग्रुप नंबर क्या आया? 11 आया। और देखिए पीरियोडिक टेबल में कॉपर का ग्रुप नंबर 11 है, राइट। ऐसे जिंक की अगर बात करें 30 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन 18, 4s2, 3d10 या लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू n+ l रूल, ब्लॉक कौन सा हुआ? डी ब्लॉक। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, दैट इज 4th। ग्रुप नंबर ns इलेक्ट्रॉन एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ns इलेक्ट्रॉन 2, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 10, टोटल कितने हुए? 12, तो 12th ग्रुप आ गया। बोलिए, बात समझ में आई? ऐसे ही एक एग्जांपल और अगर आप ले सकते हैं तो ये सारे केस आ जाएंगे इसी में, है ना। तो यहीं पे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर हम एक mn की बात कर लें, एटॉमिक नंबर 25, क्या होगा इसमें? आर्गन 18, है ना, आर्गन 18, फिर 4s2, आर्गन 18, इसमें जो आएगा वो 4s2, 3d5, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? डी में, तो ब्लॉक कौन सा हुआ इसका? डी। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, क्या हुआ? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 4th। ग्रुप नंबर क्या हुआ? ns इलेक्ट्रॉन, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ns इलेक्ट्रॉन 2 हुए, यहाँ पे n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 5 हुए, ग्रुप नंबर 7। देखिए mn 7th ग्रुप में आएगा, राइट। ऐसे ही कोई भी एटॉमिक नंबर, अगर कोई एलिमेंट हम ले लें x, जिसका एटॉमिक नंबर 58 to 71 है, 58 to 71, ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा? ये 4f में आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इंटर इन 4f। 4f हुआ तो f ब्लॉक एलिमेंट हुआ, तो ये ब्लॉक इसका क्या कौन सा हो गया? f। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, राइट। तो पीरियड नंबर जो आएगा वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, वो क्या आएगा? 6। 4f के पहले d आएगा, इसके पहले आपका 5d1 भी होगा और 6s भी होगा, याद करिए। 6s2 d यहाँ पे जो होगा 0 होगा या फिर 1 होगा, और ये 1 to 14 होगा। जनरल फॉर्मूला भी बताया था ना, तो इसमें 6 वैल्यू हाईएस्ट हो गई, और इसका ग्रुप नंबर मैंने बताया था ऑलवेज 3rd रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, राइट। ऐसे ही अगर हम यहीं पे ठीक है, कोई एलिमेंट x है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103, तो उस केस में उसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा उसमें क्या आएगा? 5f, 4f की जगह 5f आ जाएगा, ठीक है। जनरल इसमें सबकी बात मैंने कर दी। 5f 1 to 14 जो भी रहेगा इस केस में, राइट। ओके, देन फिर ये आएगा, फिर यहाँ पे 6d 0 होगा या 1 होगा, फुलफिल हाफ फुल, देन क्या आएगा? 7s2। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया? लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे,
तो ये ब्लॉक क्या कौन सा होगा, F। पीरियड नंबर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है, 7th पीरियड आएगा। ग्रुप नंबर मैंने बताया था इसका ग्रुप नंबर ऑलवेज फिक्स रहता है, ऑलवेज 3rd, राइट। तो इस तरह कोई भी एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। या देखिए मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ वह आपको ओरल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा क्रोमियम, क्रोमियम में हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 4s1, 4th पीरियड आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 3d5, डी में गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ये देखो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 3d5 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया, हाईएस्ट वैल्यू 4 हुई, तो 4th पीरियड। और ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, तो ns इलेक्ट्रॉन इसमें 1, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 5, टोटल ऐड करो 6 आया। बात समझ में आई। निकल का कॉन्फिगरेशन अगर आप देखोगे 3d8 4s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू 3 नहीं है, 4 है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ns इलेक्ट्रॉन 2, n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 8, 8 + 2 10, ग्रुप नंबर आ गया, राइट। कोई भी देख लो, जिंक के केस में 3d10 4s2 यही होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, डी में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालोगे तो ns इलेक्ट्रॉन जो 2 है और n-1 d इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो टोटल 14 ग्रुप 12 ग्रुप। और पीरियड नंबर जो आएगा वो 4s2 से 4th आ जाएगा। तो सारे के केस इसी तरह आ जाएंगे। तो यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में किया गया। मैंने बताया एक्चुअल में इनका ग्रुप नंबर 3rd ही है, ऑलवेज 3rd एफ ब्लॉक में क्यों बोला गया, क्योंकि इसको यहाँ पे रखेंगे तो अनडू एक्सपेंशन हो जाएगा, इसलिए जो है इस तो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो 3rd ग्रुप में है ना। अगर पूछा जाए तो किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, 3rd ग्रुप में, क्योंकि इसको पूरा का पूरा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन मींस 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में। तो आगे जैसे ब्लॉक वाइज इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, ऐसे ही जो है एलिमेंट को क्लासिफिकेशन को बोहर्स ने 4 पार्ट में और बांटा है, जिसको हम नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नोबल गैस। ये क्लासिफिकेशन हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। अभी मैंने ब्लॉक वाइज बताया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट, क्लियर। तो ये सभी एलिमेंट्स का आप करिए। तो एलिमेंट का जैसे आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, उसका कॉन्फिगरेशन लिखिए और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रुप नंबर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है, राइट। कोई डाउट आएगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं या पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। तो अगली क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा डीपीपी का, ओके।